वो लोग उस तड़पती हुई माँ यानी कि प्रेक्षा को वहीं अकेला छोड़कर उसके नवजात बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लगे। सपना जी ने अपनी बेटी प्रेक्षा को 16 साल की एक लड़की के रूप में देखा जो अपने दो छोटे भाइयों के साथ में खेल रही थी। अचानक उस व्यक्ति के हाथ का बैलेंस छूट गया और वो जो हल है वो बच्चे के पैर पर आकर गिर गया। उसके जीवन में अब कोई खुशियां नहीं बची है। वो डिप्रेशन में चला गया है और भगवान से नफरत करने लगा है। वो ईश्वर के नाम का सहारा लेकर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और अंत में सपना जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, बाद में ये उसकी मर्जी से नहीं बल्कि भगवान के नाम पर किया गया एक धोखा था, एक छल था। लेकिन प्रेक्षा को घर लौटने में देर हो गई और ठीक उसी समय वहाँ दो हट्टे कट्टे पुरुष आए। उन्होंने प्रेक्षा को झाड़ियों में और उसके साथ में, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई और देखते ही देखते सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने उस मासूम नवजात शिशु को पहाड़ से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सितारा स्पीक्स पे। आज के इस सेशन में हम समय के चक्र को पीछे घुमाते हुए सीधे पहुंचेंगे आज से करीबन 600 साल पहले की रहस्यमयी इंका सभ्यता में, जहां छिपी है एक नवजात शिशु की खौफनाक बलि और ग्रहों का एक ऐसा सटीक संयोग जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही नहीं, ये सफर हमें लेकर जाएगा 1876 के जर्मनी के एक सुनसान रास्ते पर और फिर सीधे चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक ऐसे स्कैंडल के बीच में जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया था। आखिर एक आत्मा के दर्द और दूसरी आत्मा की भूल ने मिलकर एक ऐसा कर्मों का खाता कैसे तैयार किया? क्यों हमारी कुंडली के अलग अलग घरों में बैठे ग्रह हमारे पिछले जन्मों की गवाही देते हैं? जब सपना जी खुद प्रॉक्सी बनकर उनकी बेटियों के पिछले जन्मों के सफर पर निकली तो चेतना के वो रहस्य खुले जिन्होंने उनकी बेटियों की कुंडली में गुरु चांडाल योग और ग्रहण दोष जैसे गंभीर दोषों को जन्म दिया था। एक बेटी के योग विक्टिम मतलब पीड़ित होने की वजह से आ रहे थे और दूसरे के एक प्रेडेटर यानी कि शोषक होने की वजह से। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। आप सोचोगे कि एक विक्टिम है, उसको ग्रहण दोष, और एक असॉल्टर है और उसकी कुंडली में भी ऐसा ही सेम दोष, ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्टोरीज आपको कर्मों के जाल को कुछ अनोखे तरीके से पेश करेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं शेयर करूंगी वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक जो हमारी आत्मा के विकास के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए चलते हैं इस हैरान कर देने वाले सफर पर। सपना जी मेरे पास अपनी दो बेटियों के एस्ट्रो पीएलआर करवाने के लिए आई थी। हालांकि पहले तो हमने यही सजेस्ट किया था कि उनकी दोनों बेटियां ही खुद अपना एस्ट्रो पीएलआर करवाएं, लेकिन एक बेटी पीएलआर में बिलीव नहीं करती और दूसरी बेटी का पीएलआर ट्राई किया तो वो ट्रांस में जा ही नहीं पा रही थी। सपना जी ने ऑलरेडी मुझसे 2 बार पीएलआर करवा रखा था और उनके ट्रांस में जाने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। तो हमने ये डिसाइड किया कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए प्रॉक्सी एस्ट्रो पीएलआर खुद करेंगी। आप देखेंगे कि सपना जी ने अपनी बेटियों की पास्ट लाइफ कितनी डिटेल्स में और परफेक्ट टाइम के साथ में देखी है। इस वीडियो में ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि नर बलि, दर्द, अडल्टरी यानी कि व्याभिचार, इंका सिविलाइजेशन और चर्च ऑफ इंग्लैंड की एक चैनलिंग, वो हर चीज है जिसने उनकी दोनों बेटियों की कुंडली में जो योग थे वो उत्पन्न किए हैं। हालांकि सपना जी की दोनों बेटियां बहुत स्वीट है, लेकिन हम पास्ट लाइफ्स की बात कर रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी प्रेक्षा की कुंडली में गुरु चांडाल योग था और दूसरी बेटी अंकिता की कुंडली में ग्रहण दोष था। वो ये जानना चाहती थी कि इस प्लेसमेंट का कारण क्या है। ये सेशन बड़ा ही लंबा चला था क्योंकि एक ही सेशन में हम 2 लोगों का एस्ट्रो पीएलआर करने वाले थे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी बेटियों की कुंडली के ये जो दोष हैं वो किस जन्म से लगे थे। हालांकि ऐसे दोष जब कुंडली में आते हैं तो वो किसी एक जन्म से नहीं आते। इन्हें क्रिएट होने के लिए एक से ज्यादा जन्मों में कुछ हमसे ऐसे कर्म हुए होते हैं कि उनकी भरपाई करने के लिए, उन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए या हमें कुछ सीखने के लिए ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लैनेट्स हमको हमारी कुंडली में मिलते हैं। सबसे पहले हम उनकी पहली बेटी प्रेक्षा की पास्ट लाइफ में गए। देखते ही देखते सपना जी ने आज से करीबन 600 साल पहले की इंका सभ्यता, उसमें वो पहुंच गई। इस जन्म की पूरी कहानी पे ऑनलाइन सर्च करने पर इसकी पुष्टि कैसे हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सपना जी को पहले ही दृश्य में जो लोग दिखे वो उनको ऐसा लगा कि स्टोन एज मतलब पाषाण काल जैसे कोई इंसान है जिन्होंने अपने कंधों पर चमड़े या किसी रफ कपड़े का एक टुकड़ा सा डाल रखा था। वहां छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे मिट्टी के और सपना जी को अपनी बेटी प्रेक्षा एक नदी से पानी भरकर लाती हुई दिखाई दी।
उन्होंने बताया कि प्रेक्षा 18-20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अमेरिकन इंडियन हो। अमेरिकन इंडियन मतलब अमेरिका के जो मूल रहवासी है, थोड़े-थोड़े चाइनीज जैसी आंखें होती हैं उन लोगों की। तो अगले दृश्य में उन्होंने ये देखा कि प्रेक्षा एक बच्चे को जन्म देने वाली है। एक महत्वपूर्ण घटना पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है और 2-3 औरतें उसके आसपास बैठी हुई है। प्रेक्षा उम्र में बहुत छोटी है और बेहद ही डरी हुई थी। उन औरतों के पास लोहे का कोई एक औजार या साधन जैसा भी था जिसका इस्तेमाल वो शायद चाइल्ड बर्थ के लिए करने वाली थी। तो प्रेक्षा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा उसको ब्लीडिंग होने लगी और प्रेक्षा की हालत जो है वो बहुत गंभीर हो गई। इससे आगे देखते हुए सपना जी ने एक बहुत ही दर्दनाक मंजर देखा। वो लोग उस तड़पती हुई माँ यानी कि प्रेक्षा को वहीं अकेला छोड़कर उसके नवजात बच्चे को अपने साथ लेकर जाने लगे। इतना ही नहीं, जैसे ही हम उनके पीछे गए, वो लोग जोर-जोर से कोई मंत्रोच्चार कर रहे थे और बच्चे को लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। और देखते ही देखते सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने उस मासूम नवजात शिशु को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ये वाकई एक बहुत चौंकाने वाला और झकझोर कर देने वाला दृश्य था। तभी सपना जी ने कहा कि उनके मन में बार-बार इंका का नाम आ रहा है। अभी तक मैंने पूछा नहीं था कि ये कौन सी सिविलाइजेशन है। दोस्तों, इंका सभ्यता में ये बलि प्रथा है, जिसे कापाकोचा कहा जाता था। मुख्यतः इनका साम्राज्य के दौर में सबसे ज्यादा ये प्रचलित थी। ये आज से लगभग 500-600 साल पहले का ये समय था और इनका साम्राज्य में नर बलि हर दिन या मतलब वो आम तो नहीं होती थी, बल्कि बहुत ही दुर्लभ और विशेष अनुष्ठान होता था इन चीजों का। इनका के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से इन विशेष मौकों पर इंसानों की बलि दिया करते थे, या तो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय, शाही दौर और बड़ी राजनीतिक घटनाओं के समय पर भी ये होता था, और फसल और कृषि के विशेष चक्र के दौरान। अब यहाँ पर इस नवजात शिशु की बलि चढ़ाई जा रही थी। मैंने सपना जी से पूछा कि इस बच्चे की बलि क्यों दे रहे हो? देखिए, अब जैसे जैसे मैं सवाल पूछती गई, सपना जी ऐसे जवाब दे रही थी मानो वो सीधे उसी काल में उस व्यक्ति से, मतलब कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रही हूँ। तो वहां जो भी लोग मौजूद थे उनमें से एक महिला थी, वो हमारे सवालों का जवाब दे रही थी। डायरेक्ट जैसे कम्युनिकेशन हो रहा था और ये कम्युनिकेशन जो था वो बेहद मजबूत था। मैंने पूछा कि तुम इस बच्चे की बलि क्यों दे रहे हो? तो वहां से जवाब आया कि ये कबीले के सरदार की बेटी है। अच्छी फसल के लिए हमने इस बच्चे की बलि दी है ताकि हमारे पूरे कबीले का पेट भर सके। मैंने फिर से पूछा, लेकिन उस तड़पती हुई माँ के मन पे क्या बीतती होगी, आप ऐसा कर रहे हो? तो जवाब मिला कि वो ठीक है, वो और भी बच्चे पैदा कर सकती है। हमारा यही तरीका है, हमारी यही परंपरा है। हम हमारे देवताओं को खुश करने के लिए ये प्रक्रिया और ये अनुष्ठान करते हैं और बलि देने पर हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। मैंने अगला सवाल किया कि क्या बलि के लिए बच्चा चुनने का कोई खास नियम होता है? तो जवाब आया कि बच्चे का एक खास समय पर पैदा होना बेहद जरूरी है और आज वही खास समय है। बलि के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो मैंने पूछा कि कैसा परफेक्ट टाइम, मतलब क्या देखते हो तुम? तो उन्होंने कहा पूर्णिमा होनी चाहिए, नदियों में भरपूर पानी होना चाहिए और हम शनि और गुरु के ग्रह की भी स्थिति देखते हैं। अब वो कौन से एंगल में देखते हैं, कितनी डिग्री पर देखते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और थोड़ा सा पॉज लेकर सपना जी ने ये कहा कि और यूरेनस की भी जो प्लेसमेंट है वो देखते हैं। और ये सुन के मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि सपना जी को कुंडली पढ़नी आती नहीं है। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि कुंडली के जिस घर में प्रेक्षा को ग्रहण दोष है, उसी घर में यूरेनस भी मौजूद है। ये बात जान पाना सपना जी के लिए पूरी तरीके से नामुमकिन था। यानी कि जिन ग्रहों ने मिलकर इस जन्म में प्रेक्षा की कुंडली में ग्रहण दोष लगाया था, ये हूबहू वही ग्रह थे जो उस समय पर पास्ट लाइफ में बलि के समय निर्धारित किए गए थे। सोचिए ये कितनी सटीक और प्रामाणिक जानकारी थी। अंत में मैंने ये पूछा कि क्या यही मुख्य कारण है प्रेक्षा की कुंडली के ग्रहण दोष का? तो स्पिरिट गाइड ने यह जवाब दिया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है, लेकिन इसके पीछे अभी और कुछ भी है। तो बस यहां से सपना जी को प्रेक्षा के एक और नए जीवन में मैं लेकर गई। यहाँ पर सपना जी ने अपने आप को तैरते हुए देखा, फ्लोट करते हुए देखा। अब देखिए, उन दोनों जीवन में सपना जी खुद मौजूद नहीं है, वो थर्ड आई से वो देख रही है सारा जीवन, अपनी बेटी को, उसके जीवन को। अब वो हवा में उड़ती हुई अपने आप को फील कर रही थी। वो रास्ते पे मानो कहीं जा रही है और स्कैन करती जा रही है कि बेटी कहाँ है। और वहां पे वो लकड़ी से बने एक घर के पास जाकर रुक गई और वहां पे एक फार्म था और इधर घोड़े बंधे हुए थे। सपना जी ने अपनी बेटी प्रेक्षा को 16 साल की एक लड़की के रूप में देखा, जो अपने दो छोटे भाइयों के साथ में खेल रही थी।
मैंने जब इस घटना का समय और स्थान पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साल 1876 का समय था और जगह थी जर्मनी, और उस जन्म में प्रेक्षा का नाम था एस्टर। अब यहां से मैं उनको एक महत्वपूर्ण घटना पे ले गई। आगे के दृश्य को देखते हुए सपना जी ने यह कहा कि प्रेक्षा कहीं पे उसके मम्मी ने उसको कहीं पे सामान पहुंचाने के लिए भेजा होगा और वहां से वो अपने घर की तरफ वापस आ रही है, लेकिन आने से पहले वो रास्ते में अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई, जबकि घर से उसको खास ऐसा कहा था कि भाई डायरेक्ट जाना और वापस आना, क्योंकि उस जमाने में शाम ढलने के बाद में लड़कियों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता था। दूर दूर तक लोग नहीं होते थे, रास्ता काफी सुनसान होता था। लेकिन प्रेक्षा को घर लौटने में देर हो गई और ठीक उसी समय वहां दो हट्टे कट्टे पुरुष आए। उन्होंने प्रेक्षा को झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये घिनौना कृत्य करने के बाद प्रेक्षा की जान ले ली और उसका जो बॉडी थी उसको वहीं झाड़ियों में कहीं फेंक कर वो वहां से भाग खड़े हुए। अब ये तो बड़ा दर्दनाक दृश्य था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे तो प्रेक्षा की कोई गलती ही नहीं है, फिर क्यों उसकी कुंडली में दोष लगा। तो फ्रेंड्स, मैं खुद भी अभी इस चीज के रिसर्च मोड पे हूँ। मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी कुंडली के दोषों के। यहाँ पे जो जवाब आया वो एक अलग ही प्रकार का दृष्टिकोण देता है। अब यहां से मैंने प्रेक्षा के स्पिरिट गाइड को बुलाया और उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो थी, जो दो लोग आए थे और उसकी मृत्यु हुई थी, वो प्रेक्षा की नियति थी। जिन लोगों ने उसके साथ में बुरा किया था वो अपने कर्म तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन उस घटना से प्रेक्षा की आत्मा पर भी जो घाव हुआ है वो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से था। उस जन्म में जो हुआ प्रेक्षा के साथ में वो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से था। उसको उससे बाहर निकलना है और उसको आना होगा। उस लाइफ से उसको ये सारी चीजें सीखनी है। प्रेक्षा जो है वो अपने आप को हमेशा अकेला कर देती है, डिस्कम्फर्ट से दूर भागती है, कुछ नया करने से डरती है। तो उसको स्ट्रांग होना होगा और यही उसकी आत्मा का लेसन है कि जब तक वो ये लेसन नहीं सीखती है उसके सामने ऐसी ही चीजें आती रहेगी जब तक कि वो उसे संघर्ष करके अपने आप को बेहतर ना बना ले। आज भी स्पिरिट गाइड ने कहा कि प्रेक्षा जो है वो निस्वार्थ कार्य करना नहीं सीखी है। वो आगे बढ़कर लोगों की मदद करना उसको सीखना होगा। अपने डिस्कम्फर्ट को छोड़कर अपने आप से पूछना होगा कि मैं कैसे अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद कर सकती हूँ। इसको अपने डर को छोड़ना होगा और मेडिटेशन करके अपने आप को हील करना होगा। यही चीज सीखनी है, यही ग्रहण दोष उसको हील करना है। अब ये गाइडेंस लेकर हम सपना जी की दूसरी बेटी अंकिता की पास्ट लाइफ में गए। अब जैसे ही हम अंकिता के जीवन में गए, सपना जी ने अंकिता को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। वो सीधे उसी दृश्य में पहुंच गई जहां पर एक दुर्घटना हुई थी। सपना जी ने देखा कि खेत जोतने का काम चल रहा है और वहां एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा था और सपना जी की बेटी अंकिता जो उस जन्म में 7-8 साल का बच्चा थी, लड़का थी, वो वहां पे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। अचानक उस व्यक्ति के हाथ का बैलेंस छूट गया और वो जो हल है वो बच्चे के पैर पर आकर गिर गया। अब इतना भारी वजन पड़ने के कारण बच्चे के पैर को बहुत ज्यादा क्षति हुई और थोड़े समय बाद उसकी जो देखभाल थी उसको अच्छे से ना मिल पाने की वजह पैरों में सड़न बढ़ गई और उस बच्चे का पैर काटने की नौबत आ गई। आगे के दृश्य में सपना जी ने यह देखा कि बच्चा बहुत दुखी है। वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए दौड़ते हुए देखता है और अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार महसूस करता है। उसके जीवन में अब कोई खुशियां नहीं बची है। वो डिप्रेशन में चला गया है और भगवान से नफरत करने लगा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे भी बाकी बच्चों की तरह दौड़ने का हक है। वो अब सोचता है कि भगवान इतना क्रूर कैसे हो सकता है, ये उसकी वजह से हुआ है। उस बच्चे के मन में भगवान को लेकर बहुत ही क्रोध, शिकायतें और नफरत थी। यहाँ पर मैंने सीधे ये दृश्य देखने के बाद में अंकिता के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया और श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मैंने पूछा कि हे प्रभु, इस छोटे बच्चे की क्या गलती थी? तो प्रभु ने जवाब दिया, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, कभी कभी हमें ये एहसास करने के लिए दर्द को सहना पड़ता है कि हम वास्तव में कौन है। तुम समझ गए होंगे कि उस आदमी का इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। फिर मैंने ये सवाल किया, लेकिन मैं ही क्यों, ये ही क्यों? तो भगवान ने जवाब दिया कि जब तुम छोटे थे तब तुम मजे के लिए कीड़े मकोड़ों के साथ में खेलते थे, उन्हें सताते थे, किसी के पैर तोड़ते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। जीवित जीवों के प्रति ये बहुत बड़ी क्रूरता थी।
अगर तुम किसी की भी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई और हर चीज मेरी ही तो संतान है। अगर तुम मेरे किसी एक बच्चे को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें भी उस पीड़ा और कष्ट को सहना ही होगा। यहाँ पर एक गलती मिली थी, लेकिन ये भी कुंडली का जो योग है उसका एकमात्र कारण नहीं था। असली कारण अब इसके अगले जन्म में आने वाला था। अब अंकिता का दूसरा जन्म देखते हुए सपना जी ने कहा कि मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट है, पीछे रंगीन कांच लगे हैं और एक ऑल्टर है। ये बहुत बड़ा चर्च है और यहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट्स हैं, पादरी हैं। और यहाँ पर स्कूल भी, उस चर्च में स्कूल भी चलती थी जहां पर पादरी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अंकिता पिछले जन्म में एक पादरी थी और उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन वो उसका पालन नहीं कर रही थी। पादरी के रूप में सपना जी को एक पुरुष दिखाई दिया और व्रत के बावजूद वो कई महिलाओं और युवा लड़कियों के साथ में उसके संबंध थे। जब इस दृश्य को देखा गया तो सपना जी ने कहा कि उसे, ये जो पुरुष, ये जो प्रीस्ट है, उसे अभी तक अंदाजा नहीं है, उसको पता नहीं है, लेकिन भविष्य में उसको अपने इस कर्मों की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। आने वाले समय में चर्च के लोगों के सामने इसकी सच्चाई खुलकर आ जाएगी और सबको ये पता चल जाएगा कि इसने पीठ के पीछे क्या किया है। लोग जान जाएंगे कि ये कोई ईश्वर का बंदा नहीं है। उसका चरित्र ऐसा था कि वो जिसके साथ भी चाहता संबंध बना लेता था। उसकी कई महिलाओं के साथ में रिश्ते थे। जब मैंने ये पूछा कि क्या उन महिलाओं की मर्जी के साथ में वो संबंध बनाता था, तो इस पर सपना जी ने कहा कि शुरुआत में तो कभी कभी उनकी मर्जी होती थी, लेकिन बाद में उसने युवा लड़कियों को भगवान के नाम पर फंसाना शुरू कर दिया था। वो ईश्वर के नाम का सहारा लेकर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और अंत में सपना जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, बाद में ये उसकी मर्जी से नहीं बल्कि भगवान के नाम पर किया गया एक धोखा था, एक छल था। अब इन अनुभव में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आ रहा था। सेशन के दौरान मैं जो भी सवाल पूछ रही थी, फिर से अब ऐसा लग रहा था कि मानो मैं सीधा उस पादरी से ही, उस प्रीस्ट से सवाल जवाब कर रही हूँ, जैसे वो खुद बोल रहा है। तो मैंने उसे सीधे पूछा कि क्या तुमको अपने किए गए कर्मों का कोई भी पछतावा है? तो उसने क्या जवाब दिया? बोलता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब मैंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी तब मुझे क्या पता था कि मेरे भीतर ऐसी इच्छाएं बाद में जाग जाएंगी। मैं स्वभाव से दयालु था, प्यार करने वाला था। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई और ना ही मैंने किसी भी महिला को कभी भी गर्भवती किया। अब मैंने इस पूरे घटनाक्रम के समय और स्थान को समझने के लिए सपना जी से ये पूछा कि ये कौन से काल का दृश्य आपको लग रहा है। तो सपना जी ने बताया कि ये लगभग साल 1924 से 1926 के बीच का कोई समय मुझे लग रहा है और ये जो जगह है वो है चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसी दौरान उस पादरी ने अपना नाम बताया, पीटर पॉल। जब बाद में मैंने इसके बारे में गूगल पर खोजबीन की तो सीधे तौर पर पीटर पॉल नाम के किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि पादरी बनने के बाद में कई बार उनके नाम बदल दिए जाते थे। लेकिन ठीक 1924 से 1926 के बीच इंग्लैंड में एक ऐसा ही बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसने उस वक्त तहलका मचा दिया था और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना बनी थी। हालांकि उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पादरी का नाम कुछ और दर्ज था, लेकिन हो सकता है कि यही हो। उस समय के बीच मेरे मन में एक गहरा सवाल उठा कि पिछले जन्मों की इन घटनाओं से अंकिता की कुंडली में दोष कैसे निर्मित होता है। फिर से स्पिरिट गाइड आए और उनका बहुत ही स्पष्ट और विचारणीय जवाब था। स्पिरिट गाइड ने कहा कि इसने अपनी सत्ता और ओहदे का दुरुपयोग किया था। उसने खुद को ईश्वर का बंदा बताकर गलत तरीके से पेश किया और ऐसे कदम उठाए जो उन लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं थे। तुम उस वक्त एक ऐसे ऊंचे पद और ऐसे स्थान पे थे जहां लोग तुम्हारी तरफ एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। तुमको लोगों ने तुम पर अटूट विश्वास किया था। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भले ही जिन महिलाओं के साथ तुम जुड़े उन्हें तुमने सीधे तौर पर कोई चोट नहीं पहुंचाई और ना ही तुम उनके साथ में हिंसक या आक्रामक थे, लेकिन इस बात से तुम्हें अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए उनके शरीर का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, एक बहुत ही गंभीर और बड़ी भूल। इसके बाद हमने प्रेक्षा और अंकिता के लिए, उपाय के लिए, उनकी रेमेडीज के लिए आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए स्पिरिट गाइड से बहुत सारी गाइडेंस ली। लेकिन क्योंकि ये सेशन 3.5-4 घंटे का हो गया था और लिखते लिखते मैं थक गई थी और इसलिए एंड होते होते मैंने लिखना छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है, सुन लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेशन करीबन 6-8 महीने पहले का है और
मेरी पुरानी हार्ड ड्राइव में था और मेरी पुरानी हार्ड ड्राइव का डेटा लॉस्ट हो गया था, इसलिए स्पिरिट गाइड से क्या गाइडेंस मिला ये मुझे अभी याद नहीं है और ना ही मैं वो डेटा कलेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन इन दोनों जन्मों को देखने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है कि कर्म का ये कैसा ताना बाना है और क्यों हमारी कुंडली में ऐसे दोष आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ प्रेक्षा है जो अपने दोनों जीवन में पीड़ित है और दूसरी तरफ अंकिता है जो अपने दोनों जीवन में शोषक है। लेकिन फिर भी ऐसे दोष क्यों मिल रहे हैं? चलो एक को तो समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी जो पीड़िता है उसको क्यों? चाहे वो कुंडली के अलग अलग घरों में है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ समान दोष ही उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पे प्रेक्षा और अंकिता के कर्मों का, उनके दोषों का एक विश्लेषण मैं आपको देती हूँ। बात करते हैं प्रेक्षा की, गुरु चंडाल योग और पीड़ित होने का संबंध। अब गुरु चंडाल योग क्या होता है? कुंडली में जब बृहस्पति और राहु एक साथ बैठते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु हमारी आत्मा, ज्ञान, धर्म, नैतिकता, विश्वास और देवताओं की कृपा का प्रतीक है और राहु है छल, भ्रम, समाज के नियमों को तोड़ना और अचानक होने वाली दर्दनाक घटनाओं का प्रतीक है। जब राहु गुरु को दूषित करता है तो व्यक्ति के विश्वास, धर्म या आत्मा के स्तर पर एक गहरा आघात या भ्रम पैदा होता है। पास्ट लाइफ के कनेक्शन और कुंडली में ये दोष क्यों आया? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जिसने बुरा किया दोष सिर्फ उसी को ही मिलना चाहिए, लेकिन प्रेक्षा के दोनों जन्मों को देखे तो समझ में ये आता है कि ये दोष क्यों आया। देखिए, धर्म और देवताओं के नाम पर किया गया छल जो इनका सभ्यता में जन्म था, वो सभ्यता की वो खुद भी पार्ट थी। उस जन्म में प्रेक्षा के बच्चे की जो बलि दी गई, वहां कबीले के लोगों ने देवताओं को खुश करने के लिए अच्छी फसल के नाम पर, जो कि गुरु यानी कि धर्म का क्षेत्र है, एक मासूम बच्चे की बलि दी जिसमें वो भी शामिल थी। धर्म के नाम पर हुआ ये घोर कृत्य और क्रूरता है, उसने प्रेक्षा की चेतना में ईश्वर और न्याय के प्रति एक गहरा घाव दिया। राहु उसी छल और उसी भ्रम को दर्शाता है जो धर्म के नाम पर उसके साथ हुआ था। अब दूसरे जन्म में उसके साथ में एक सुनसान रास्ते पर दुष्कर्म हुआ था, उसकी जान ले ली गई। स्पिरिट गाइड ने बहुत स्पष्ट किया कि ये जो घटना थी वो उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए एक कठिन सबक था। अच्छा, प्रेक्षा के साथ में जो दोनों जन्मों में अन्याय हुआ, उसने उसकी आत्मा में एक गहरा डर, समाज से कट जाने की भावना और अकेलापन पैदा कर दिया और वो आज भी असहजता से दूर भागती है और नया करने से डरती है। ये गुरु चंडाल योग सजा नहीं बल्कि उसकी आत्मा को उसका एक पेंडिंग लेसन है। ये दोष दर्शाता है कि उसे इस जन्म में राहु के डर और भ्रम से बाहर निकलकर गुरु के वास्तविक ज्ञान, निस्वार्थ सेवा और ध्यान के जरिए अपनी आत्मा को खुद हील करना पड़ेगा, जो कि सटीकता से स्पिरिट गाइड ने भी कहा। अब बात करते हैं अंकिता की, ग्रहण दोष और शोषक। ठीक है, इसका संबंध क्या है? अब ग्रहण दोष क्या होता है? जब कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावना, अंतरात्मा की आवाज और पवित्रता का कारक है और राहु जब चंद्रमा पर बैठता है तो वो मन को अंधकार से भर देता है, इंसान की इच्छाओं को अनियंत्रित कर देता है और व्यक्ति सही गलत का भेद भूलकर अपनी संतुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पास्ट लाइफ के कनेक्शन और कुंडली में ये दोषों जो है वो क्यों आया? अंकिता ने पिछले जन्मों की कहानी सीधे तौर पर इस बात की गवाही देती है कि उसने अपनी शक्तियों और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। पहले जन्म में पैर कटने के कारण वो बच्चा भयंकर डिप्रेशन में चला गया और भगवान से नफरत करने लगा। उसके मन में ईश्वर को लेकर एक भयंकर क्रोध और असंतोष था, जो उसके मानसिक स्तर मतलब चंद्रमा को पूरी तरीके से उसने दूषित किया। अगले जन्म में जब उसको एक पादरी के रूप में समाज का एक बेहद सम्मानित और पवित्र पद मिला तो उसने अपनी जो शपथ थी उसको तोड़ दिया। उसने ईश्वर का बंदा होने का मुखौटा पहनकर, जो कि राहु का भ्रम है, अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए कई महिलाओं और युवा लड़कियों के शरीर और विश्वास का इस्तेमाल किया। तो ये ऐसा था कि भाई ईश्वर के नाम पर लोगों के विश्वास का उसने सौदा किया और उन महिलाओं की भावना और उनके मन के साथ भी खिलवाड़ किया। मन का कारक चंद्रमा, और जब आप दूसरों के मन और विश्वास को छलते हैं तो आपकी खुद की चेतना पर राहु का ग्रहण लग जाता है। पादरी के रूप में अनियंत्रित इच्छाओं और खुद को गलत तरीके से पेश करने के कारण ही इस जन्म में उसकी कुंडली में चंद्र राहु और चंद्र केतु का भी ग्रहण दोष है। तो सोचिए, ब्रह्मांड का ये जो नियम है कितना सटीक है। अब मुझे ये पूरा देख के ये चीज पता चलती है कि आपने जिस मानसिकता में कोई कर्म किए थे,
वैसे ही आपको ग्रह आज के कुंडली में जन्म में मिलते हैं। आपकी सोच कहीं हद तक, किसी हद तक वैसी ही होती है, क्योंकि वो ग्रह जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको वैसे ही कदम लेने के लिए जो गलती आप पहले करके आए हैं। और अब इस बार आपको लेसन सीखना है, ऐसा मन होते हुए, क्योंकि आपको फ्री विल दी हुई है। अब ऐसे सिचुएशन होते हुए भी, ऐसे ग्रह होते हुए भी आप अब क्या स्टेप लेते हो? आपको वहीं खड़ा किया जाएगा, आपको उसी परीक्षा में बिठाया जाएगा। सिंपल बात है, अगर हम क्लासरूम में होते हैं, हम मान लो 5वीं क्लास की एग्जाम दे रहे हैं और अगर उसमें फेल हो गए तो क्या होगा? हमें फिर से 5वीं क्लास की ही कक्षा में बिठाया जाएगा, हमें फिर से वही चैप्टर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीखे नहीं है। तो आज भी वही ग्रह दिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे को मेंटालिटी भी वैसी मिलेगी, लेकिन अब तुम क्या करते हो, अब तुम कौन सा एक्शन लेते हो, यही लेसन सीखने के लिए तुमको वो पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रह मिलते हैं कुंडली में, और ये जानना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए भी एक आहा मूवमेंट है, मेरे लिए भी एक एपिफनी है। ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी एक्चुअली, ये सेशन करते करते मेरे को इस चीज का अंदाजा हुआ कि आपको सेम सिचुएशन दी जा रही है, ये देखने के लिए कि आप अब क्या करते हैं। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ में हमने ये जो एस्ट्रो वाला ज्वाइन किया है, वो आपको बहुत सटीकता से आपके जो पैटर्न्स है और इस लाइफ में आपको क्या सीखना है ये बताएगा। तो कर्मों का ये ऐसा अनोखा ताना बाना है जहां पीड़ित हो या शोषक, दोनों को ही अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ग्रहों का एक विशेष चक्र भुगतना ही पड़ता है। तो ये थी हमारे एस्ट्रो आकाशिक की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप खुद भी समझे होंगे। और अगर आप भी एस्ट्रो आकाशिक करवाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, टेरो कार्ड रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग या रिमूवल, हमारी जो अभी चक्र शुद्धि करने की हमने जो नई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो है, तो आप जरूर सितारा स्पीक से संपर्क कीजिए। और अगर आपको फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन या बायो में मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।